ये कौम जिसको अल्लामा इकबाल ने एक शेर के साथ बताया, जिन्होंने ये तराना पढ़ा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। जिंदगी से मौत शुरू होती है और मौत से जिंदगी। जबकि एक कौम जिसको अपने इस्लाम में सिखाया गया है असैदुल कौमी खादिमुहुम, अगर इंडिया में पॉलिटिकली कोई मेजॉरिटी है तो वो मुसलमान हैं। ये अल्पमत की सरकार भी जो रुकी है आपके एक मुत्तहिदा वोट से रुकी है। अभी छतरपुर के अंदर कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट है, कॉर्पोरेट वहां का काउंसलर था वो। उन 4 भाइयों का 20,000 स्क्वायर फुट में बना हुआ मकान बुलडोज कर दिया। क्यों? कांग्रेस कहां थी? क्या प्रोटेस्ट किया, एहतिजाज किया? वो हाथ नहीं पकड़ सकती, नहीं रोक सकती। तो संविधान के मुताबिक पूरे देश में अगर कांग्रेस चाहती तो धरने प्रदर्शन के साथ पूरे इंडिया को जाम कर सकती थी या नहीं? हमारी कोर्ट सो मोटो ले लेती है बच्ची के केस में, लेकिन एक कत्ल के केस में मकानों को बुलडोज कर देने में वहां पर महिलाएं भी रहती हैं, बच्चे भी रहते हैं, उनको बचाने के लिए सो मोटो नहीं लेती। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब, नमस्कार। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी जनाब सीताराम कोईवाल साहब, आज के इस कार्यक्रम के कन्वीनर हमारे इंजीनियर अनवर भाई साहब, हमारे इस हरियाणा प्रदेश के जॉइंट कन्वीनर जनाब डॉक्टर सरवर आलम साहब और दूसरे हमारे जॉइंट कन्वीनर जनाब हाफिज़ हाशिम साहब, और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मौजूद हजरात और मेरे सामने तशरीफ़ फरमा हमारे हरियाणा प्रदेश के जिंदा दिल और बहुत अहम शख्सियात। मैं आज इस इजलास में आपके साथ कुछ अहम बातचीत और डिक्लेरेशन के लिए यहाँ पर आपके बीच में तशरीफ़ रखता हूँ। आज इस हॉल का जो ये कार्यक्रम है, जनरली अमूमन आप बहुत सारे कार्यक्रमों में जाते होंगे, देखते होंगे, सुनते होंगे, लेकिन मैं ये आपको इस यकीन के साथ आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आज ये एक तारीख़ी दिन है। आज ये एक तारीख़ी दिन है। इस 1 सितंबर का दिन जो कभी इतिहास में इंशाल्लाह कलमबंद होगा। हरियाणा की आज हम लोग एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अनाउंस करेंगे और हरियाणा के बारे में जो हमारी फ़िक्र है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन भाइयों, बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारा इंडिया, ये भारत आज़ाद होने से पहले ही ऐसी एक फासीवादी नापाक ताकत से घिर गया था और कैद में आ गया था। तो जो हमें ज़ाहिरी आज़ादी नज़र आती है, उस वक्त भी इस आज़ाद देश के अंदर कुछ
सावरकर की, नाथूराम गोडसे की वो औलादें जो आपको आज़ाद करने से पहले ही कैद करने के लिए नजरें और साजिश को रखकर आपको गुलाम कर बनाने के लिए बैठी हुई थी। वो गिद्ध की नज़र हमारी आज़ादी पर उसी वक्त से है और उसी का नतीजा है कि देश आज भी नाम मात्र की आज़ादी में गुलाम बना हुआ है। आप सोचते हैं कि आज मोदी 1, मोदी 2, मोदी 3 जो ये 15 साल की हुकूमत है, इन 15 साल की हुकूमत के अंदर देश में त्राहिमाम मचा है। देश में हमारी महिलाएं महफूज नहीं हैं, हमारे किसानों के हक अधिकार महफूज नहीं हैं, यहां तक कि उनकी जानें भी महफूज नहीं हैं। हमारा जो यूथ है पिछले एक दशक में जो कभी 6000 के ऊपर 6500 के करीब उसकी आत्महत्या का डाटा था, आज उससे दोगुना 13-14 हजार से करीब हमारा यूथ आत्महत्या कर चुका है। यहां का SC, ST, OBC सब लोग कटघरे में खड़े हो गए हैं, सब लोग मुश्किल में आ चुके हैं। देश की हालत आपके पड़ोसी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भी नीचे भूखमरी के इंडेक्स में आते हैं हम लोग। देश के ये हालात हैं। लेकिन ये जो आपको 3 टर्म दिख रहे हैं, ये सिर्फ 3 टर्म नहीं है। एक 100 साल का अज़म लेकर ऐसी एक फिस्ताई ताकत जो देश में आज़ादी की लड़ाई के लिए नहीं बल्कि यहां पर फांसीवाद को जन्म देने के लिए बनी थी, वो लगातार काम करती रही। मैंने कहा कि यहां जो हालात हैं वो सब के लिए बहुत मुश्किल हैं, खास तौर पर माइनॉरिटीज। आप आए दिन सुनते हैं मुसलमानों को लेकर यहां पर तरह तरह के जुमले, उनके खिलाफ तरह तरह के बिल्स। वो महज मुसलमानों के ही नहीं बल्कि हमारे ईसाई भाइयों के लिए भी, हमारे सिख भाइयों के लिए भी, यहां तक कि बुद्धिस्ट के लिए भी। हमारा देश पूरी तरह से इस फिस्ताई ताकत के जाल में फंस चुका है। इसलिए मैं जो आपसे आज बातचीत करने के लिए कह रहा हूं, कुछ गंभीर बातें आपसे करना चाहता हूं। मैं सिर्फ आपको देश की परेशानियां नहीं बल्कि देश की इन परेशानियों के हल के बारे में बात करना चाहता हूं। क्या हुआ है कि अब तक देश में सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज होने के बावजूद भी हल नहीं निकला। क्या हो रहा है देश में, उसके साथ साथ उसके हल पर हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं खास तौर पर इस मोदी सरकार के मोदी 3 में लोगों ने सोचा कि जिस तरह की सरकार जो 400 के पार बात कर रही थी वो बहुमत तक भी नहीं पहुंच पाई। अब अल्पमत की एक सरकार जो कि अलायंस के साथ, गठबंधन के साथ बनी है, वो गठबंधन में आपको मालूम है जेडीयू के नीतीश कुमार और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और लोजपा के चिराग पासवान जैसे और मांझी जैसे लोग, जिनको पार्टी को आप लोग सेक्युलर पार्टी समझते हैं, राजभर जैसे लोगों की पार्टी के साथ मिलकर एक गठबंधन की सरकार बनाई है। और जब ये सरकार बनाई जा रही थी
तो पूरे देश के मुसलमानों में और देश के सेक्युलर लोगों में एक खुशी का माहौल था कि ये सरकार के ब्रेक लगा दिए गए हैं, ये गवर्नमेंट को रोक दिया गया है। अब ये सरकार कुछ भी चीज बिल को एक्ट में तब्दील करना हो, जो लगातार लिंचिंग हो रही हो, जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हो या किसानों पर अत्याचार हो रहे हो, या तमाम जो जाति धर्म के आधार पर जो सांप्रदायिकता रोज ब रोज फैला रही है, उस पर ब्रेक लगेंगे, थमेगी। क्या ऐसा हुआ? महज एक गलत फहमी थी जो हमें उस दिन भी मालूम थी जिस दिन रिजल्ट अनाउंस किए जा रहे थे, घोषणा की जा रही थी कि ये अल्पमत की सरकार हो चुकी है। लेकिन हमें मालूम है कि जो इनके ओपोनेंट, जो अपोजिशंस हैं, वो लोगों की कोई हिम्मत नहीं है, क्योंकि जब आर्टिकल 370 पर बात हो रही थी तब भी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज ने इनको वोट किया, समर्थन दिया, और महज आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन किया, जो कि दिल्ली में एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट की बात कर रही है। उसने भी आर्टिकल 370 के हटाने के फेवर में वोट किया, 370 के खिलाफ वोट किया। ट्रिपल तलाक पर क्या हुआ? ऐसे कई बिल्स, आर्टिकल बन गए, देश में हंगामे हुए सीए, एनआरसी, एनपीआर के नाम पर। जब सीए भी बन रहा था तब भी हम लोगों ने जंतर पंतर पर उसी वक्त उस बिल को फाड़ दिया था। लेकिन वो एक्ट बना, वो किस लिए बना? क्योंकि यहां कोई अपोजिशन नहीं है। आज क्या हो रहा है? दिल्ली के लाल किले से एक प्रधान सेवक, क्योंकि लोकतंत्र में कोई तानाशाह नहीं हो सकता, अभी लोकतंत्र है देश में, लेकिन हमारी कमजोरियों से यह तानाशाही में तब्दील हुआ है। उस दिल्ली के लाल किले से सेक्युलर सिविल कोड की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, जिसने प्रेमबल में, प्रस्तावना में आते ही सबसे पहले उस धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस तरह से लेके आ रहे हैं, उससे सिर्फ मुसलमानों को मसला नहीं, तमाम ट्राइबल्स को मसला है। उनके अपने रिचुअल्स हैं, अपने कल्चर हैं, उनके अपनी प्रथाएं हैं, बुद्धिस्ट की अपनी प्रथाएं हैं, सिखों के अपने एक रूल्स हैं, सिस्टम हैं। क्योंकि आर्टिकल जो 14 से लेकर 18 तक जो समानता के बारे में संविधान में बताया गया है, स्पेशली आर्टिकल 14 में, कि यहां पर किसी भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या मर्द और औरत के आधार पर देश को बांटा नहीं जा सकता। बावजूद उसके सांप्रदायिकता फैलाने के लिए वो लोग इस तरीके के सिविल कोड की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है उसके खिलाफ? बहुत लोग बिना नींद की गोली खाए सोने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको मालूम है, आप ही के हरियाणा में कल ही के दिन, मैं पिछले 1 साल 10 साल की बात नहीं करता हूं, आज तक भी वो हो रहा है जो हम कह रहे हैं। कल ही आपके चक्री दादरी के अंदर इस हरियाणा में एक साबिर मलिक नाम के मुसलमान को उन 7 लोगों ने लिंच करके मार दिया। मालूम है ना आपको? उसमें 2 लोग बालिग भी नहीं हैं, नाबालिग बच्चे हैं। आप सोच सकते हैं कि कितनी नफरत भर दी है। कलकत्ता के अंदर आपको मालूम है, हमारी उस बच्ची को जो रेप हुआ,
हॉस्पिटल के अंदर और पूरे इंडिया में उसको लेकर ये बीजेपी क्या कर रही है? अपनी पॉलिटिक्स कर रही है, राजनीति कर रही है। क्या आपको मालूम है, आप ही के पड़ोस में उत्तराखंड के अंदर एक मुस्लिम बच्ची के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं जो खुद डिपेंडेंट है। आप उन इंडस्ट्रीज पर, उन फैक्ट्रीज पर, उन बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों पर, उन गुंडई खानदानों पर डिपेंड हो रहे हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, देश के लिए नहीं जीते। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी एक इंडस्ट्री है, उसका एक मालिक है। आरजेडी का मालिक कौन है? लालू प्रसाद यादव। अब प्रॉपर्टी क्या होता है या फैक्ट्री क्या होता है? विरासत में जाती है। तो ये अवामी प्लेटफॉर्म नहीं है ना, ये विरासत में किसको मिल गया? तेजस्वी को मिल गया। समाजवादी पार्टी ये किसको विरासत में मिल गई? मुलायम सिंह जी के बाद में अखिलेश यादव जी की प्रॉपर्टी हो गई। बीएसपी मायावती जी के भतीजे की हो गई। जेडीएस कुमारस्वामी जी की हो गई। हर पार्टी को उठा के देख लीजिए। कांग्रेस में पहले ही गांधी परिवार है। कोई भी पार्टी एक फैक्ट्री है, एक पॉलिटिकल इंडस्ट्री है, वो आपके लिए काम नहीं करेगी। आपके बीच में, आपके मुद्दों पर बात करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जेबों को भरने के लिए, अपने गाड़ी और बंगले को बनाने के लिए आती है। जबकि एक कौम जिसको अपने इस्लाम में सिखाया गया है, अस्सैयदुल कौमी खादिमुहुम, जिससे वो डेमोक्रेसी और लोकतंत्र को जानता है। क्या सैयदुल कौमी खादिमुहुम कि कौम का लीडर खादिम होता है, लुटेरा नहीं होता, मालिक नहीं होता? होता है क्या? वो कौम क्या कर रही है? जबकि उस कौम को मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में जितने चुनाव होते हैं वो जाति धर्म के आधार पर करवा रही है ये सरकार। उसके मुताबिक अगर इंडिया में पॉलिटिकली कोई मेजॉरिटी है तो वो मुसलमान हैं। मैं महज जज्बात में बात नहीं कर रहा हूं। आप उठाकर अपने शऊर के साथ सोचिए कि क्या पॉलिटिकली मुसलमान यहां पर मेजॉरिटी है या नहीं। ये अल्पमत की सरकार भी जो रुकी है, आपके एक मुत्तहिदा वोट से रुकी है। जब आपने यूनाइट होकर वोट डाला तो ये रुकी है। जब आप ऐसे वैसों को कैसा बना सकते हैं, तो कैसे, क्योंकि अभी कैसे ऐसे वैसे कैसे बन गए, तो हम कैसे बन सकते हैं? जब हमारा वोट हमारा हिसाब से होगा तो हम देश में न्याय की सरकार चला सकते हैं या नहीं? ये सवाल है आपसे। सोचिएगा जितनी बातें मैं आपसे कह रहा हूं, वरना क्या होगा। अभी छतरपुर के अंदर कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट है, कॉर्पोरेट वहां का काउंसलर था वो। उन 4 भाइयों का 20,000 स्क्वायर फुट में बना हुआ मकान बुलडोज कर दिया। क्यों? कांग्रेस कहां थी? क्या प्रोटेस्ट किया, एहतिजाज किया? वो हाथ नहीं पकड़ सकती, नहीं रोक सकती। तो संविधान के मुताबिक पूरे देश में अगर कांग्रेस चाहती तो धरने प्रदर्शन के साथ पूरे इंडिया को जाम कर सकती थी या नहीं? लेकिन ये बुलडोजर पॉलिटिक्स रेगुलर चल रही है, रुक नहीं रही है। हमारी कोर्ट सो मोटो ले लेती है बच्ची के केस में, लेकिन एक कत्ल के केस में
मकानों को बुलडोज कर देने में वहां पर महिलाएं भी रहती हैं, बच्चे भी रहते हैं, उनको बचाने के लिए सोमोटो नहीं लेती, इनकी आवाज नहीं उठती। अभी एक उदयपुर का केस आपने सुना होगा, बीच बीच में आपको वाकयात भी बताता हूं ताकि आपको अपनी कमियों का एहसास हो। मैं यहां दूसरों की कमियों से ज्यादा अपनी कमियों पर एहतिसाब करना चाहता हूं। अगर अपनी कमियों पे हमने एहतिसाब किया तो इंशाअल्लाह हम होंगे कामयाब एक दिन, इंशाअल्लाह। उदयपुर में स्कूल की एक छोटी घटना थी, आपस में बच्चों की लड़ाई थी। उसमें यह हुआ कि एक मुस्लिम बच्चे ने हमारे एक हिंदू भाई के बच्चे पे चाकू मार दिया। आप बहुत सारी कॉलेज के अंदर, स्कूल्स के अंदर लड़ाइयां सुनते होंगे। उसको क्या बनाया, सांप्रदायिक रूप दे दिया, पूरे उदयपुर को जलाने की कोशिश की, बंद कर दिया इन फांसीवादी गुंडों ने, बीजेपी के और ये बजरंग दल के और आरएसएस के गुंडों ने। लेकिन क्या सोचा किसी ने? क्या ये सो कॉल्ड अपोजिशन ने यह समझा कि जब उसके बच्चे के चाकू मारा गया तो वो शर्ट खोलकर उसके खून को रोकने के लिए पेट पर वो शर्ट बांधने वाला कौन था? उसी का दोस्त उस्मान था जिसने उसके खून रोकने के लिए अपनी शर्ट खोल के उसे बांधी है। ये कम्युनल या सांप्रदायिक इंसिडेंट है। फिर उस पर क्या हुआ? अपने यौवन में, घमंड में मध्य प्रदेश सरकार ने वो जो बच्चा जिसने चाकू मारा है, आप उसको जो उसकी सजा होती है कानूनी तौर पर वो दिलवाइए ना। क्या किया? जिस मकान में वो किराएदार था, मकान मालिक नहीं था, किराएदार था, फिर भी उस मकान को बुलडोज कर दिया। क्यों? ये सवाल आपसे है। गुजरात में जब 3 दलित भाइयों पर, उन बच्चों पर डंडे मारे तो पूरा गुजरात हमारे दलित भाइयों ने ब्लॉक दिया था धरना प्रदर्शन देकर। लेकिन ये कौम अपने ऊपर जुल्म ज्यादती, और जब आप जुल्म ज्यादती सहते हो तो आप संविधान के खिलाफ होते हो। जब आपकी लिंचिंग होती है और आप चुप रहते हो तब आप संविधान के खिलाफ हो, क्योंकि संविधान ने आपको अपने अधिकार दिए हैं, राइट टू स्पीच का, राइट टू एक्सप्रेशन का, प्रोटेस्ट का, एहतजाज का। अरे यहां तक कि अगर आप पर कोई हमला करने आए तो अपने बचाव में उस पर हमले करने का भी आपको हक दिया है। ये कौम जिसको अल्लामा इकबाल ने एक शेर के साथ बताया, जिन्होंने ये तराना पढ़ा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। वो अल्लामा इकबाल वो कहते हैं, आपको अपने मजहब का मफहूम बताते हैं कि जिंदगी से मौत शुरू होती है और मौत से जिंदगी। मामूली बात है, ये मामूली नहीं है। कम से कम इस देश में ये मुस्लिम कौम को मालूम होना चाहिए कि उसके मजहब का ईमान है, फरीज़ा है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो हर दिन मौत की तरफ बढ़ता है, आपको लगता है जिंदगी की तरफ बढ़ता है। कोई ऐसी उम्र नहीं है जिसमें मौत नहीं आती हो। कुछ पैदा होने के पहले ही आपके सामने बच्चे मुर्दे के रूप में आते हैं। कुछ लोग बाद मरने के 1 मिनट बाद भी हो जाती है, कुछ लोग को 1 घंटा, कुछ लोगों को 1 साल, कुछ लोगों को 100 साल भी हो जाते हैं। ऐसा ही मौत की तरफ बढ़ता है ना। लेकिन ये कौम का वो ईमान वाला शख्स क्या ये जानता है कि मौत से जिंदगी शुरू होती है? उसे एक दिन यहां की अपनी नेकी और बदी का जवाब देना है, हराम हलाल का जवाब देना है, हक और बातिल का जवाब देना है। उसे जवाब देना है अपने पड़ोसी का कि जब वो भूखा था, उस पर जुल्म हो रहा था,
तो तेरा ईमान यह था कि तू उस जुल्म को, उस अन्याय को हाथ से रोकता, नहीं तो मुंह से रोकता। अरे तूने तो वो कम दर्जे का ईमान भी गवारा नहीं किया कि कम से कम दिल से बुरा जानता। वो इंसाफ दिलाने वाली कौम कहां है? मैं उसको आवाज लगाने आया हूं, उससे बात करने आया हूं। क्यों? जिसको मालूम है जस्टिस क्या है, इंसाफ क्या है, वही लोग आगे आना चाहिए था। वही लोग इस अलम को लेकर देश के हर किसान को, मजदूर को, दलित को, आदिवासी को, तमाम को इंसाफ दिलाना चाहिए था। वो कटोरा लेके खड़ा हो गया। नहीं साहब, आपको डरा देता है कोई आके, एक गद्दार किस्म की वो सेकुलर पार्टीज, सो जा बेटा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, ऐसा है ना। अरे हमें वोट दे दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। और कितना बीजेपी आएगी और कितना फांसीबाज पड़ेगा? क्या चाहते हो, घर बैठे मरना? ये जब मुझे राइट है संविधान का, सेक्युलरिज्म क्या है वो भी बात करता हूं आपसे। ये पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्षता क्या है? हर एक अपने धर्म पर बेखौफ होकर, मान लीजिए मैं मुसलमान हूं तो मेरा संविधान कहता है कि बेखौफ होकर अपना कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरे देश में बुलंद आवाज से पढ़। ये तेरा राइट है। अपने मजहब पर जमकर डट कर रहे, अपनी नमाज पढ़ने के लिए अपनी मस्जिदों की हिफाजत जमकर कर। यह धर्मनिरपेक्षता है। क्यों? ऐसे ही ईसाइयों को अपने गिरजों की, डटकर अपने गिरजों की हिफाजत करने का, अपने मजहब को फैलाने की आजादी है। सिखों को अपने मजहब की आजादी है, बुद्धिस्टों को अपने मजहब की आजादी है, आदिवासियों को अपने मजहब की आजादी है। आप उसके बावजूद अपनी आजादी को ना ले पा रहे हैं, ना जी पा रहे हैं। यह समझना होगा। इसीलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपको अपने हक अधिकार दिलाकर, याद दिलाकर हक अधिकार दिलाना चाहती है। वो कहती है डरने की जरूरत नहीं। हम सिर्फ खौफ से ही नहीं, भूख से आजादी की बात करते हैं। जब भूख से आजादी की बात करते हैं तो आपके सर पे छत हो, आपके पेट की भूख हो, आपके कपड़े की कमी हो, हर एक कमी जो आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती, वो सुविधाएं, वो सब कमी को आप भूख कहेंगे, नहीं कहेंगे। भूख के माने क्या है? आपको खाने की चाहत हुई, उसी को भूख कह रहे हैं ना। आपके तन पर कपड़ा नहीं है तो कपड़े की चाहत है। आपके छत पर, आपके सर पर छत नहीं है तो छत की चाहत है। आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, बीमार है। क्या आपको मालूम है मल न्यूट्रिशन से, कुपोषण से कितने लाखों करोड़ बच्चे हमारे देश में मर रहे हैं? तो भूख, तो रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, वो इल्म जो हर आदमी पर फर्ज है उतना हासिल करना कि वो बुरे और सही की तमीज कर सके। इसीलिए हमने वो भूख से आजादी मात्र लिखने के लिए नहीं है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये भारत का एक वेलफेयर स्टेट, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझाने आए हैं। हम लोग हर रोज ये दुआ करके चलते हैं कि अल्लाह इस देश को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए ऐसा एक दिन आ जाए कि रास्ते में कबूल हो जाए, घर भी ना पहुंचे तो कामयाबी है। ये कौन सा खौफ, कौन सी खौफ?
ख़ास तौर पर ये मेवात कौम, क्योंकि आज हम लोग पूरे हरियाणा के लिए एक प्रदेश की एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, एक कार्यकारिणी, एडहॉक कमेटी कुछ वक्त के लिए आपके सामने बनाएंगे। लेकिन इस मेवात को ख़ास तौर पर याद रहना चाहिए। उस मेवात की बात कर रहा हूं मैं, जिन्होंने एक मूवमेंट चलाया था शुद्धिकरण के खिलाफ। वो कोई छुपा हुआ नहीं है, वो मूवमेंट था, तहरीक थी। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, कौन नहीं जानता उन्हें, उनकी नस्ल से हो, याद रखो। ऐसे ही इस सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के मूवमेंट की जिम्मेदारी इन मेवातियों के हाथ में हम देना चाहते हैं। क्या आप लोग इसको निभाएंगे या नहीं? निभाना है, और ये निभाने के लिए आपके संविधान ने आपको हक दिया है, आपको ये जिम्मेदारी दी है कि हर दलित भाई के साथ उसे कंधे से कंधा मिलाकर लेकर चलें। आप उस मजहब के मानने वाले जिसमें एक ही सफ में खड़े होते हैं महमूद और अयाज, न कोई बंदा न बंदा नवाज, फिर कोई एक भाई हमारा अछूत कैसे हो सकता है? क्या कभी दलित भाई को घर में बुला के साथ बिठाकर खाना खिलाया? वो खिलाना है, आपको खिलाएंगे या नहीं? साथ लाइए उन्हें, कंधे से कंधा मिलाकर साथ लेकर चलिए और उनसे कहिए खौफ खाने की जरूरत नहीं है। तुम पर कोई आंच आई तो सबसे पहले हम हैं। पीठ मत दिखाइए, पीछे मत हटिए, देश को बचाने के लिए आगे आइए। अरे अगर आपने सही तौर पर देश की बचाने की लड़ाई लड़ी तो भी कामयाब, और लड़कर शहीद हो गए इस देश को बचाने के लिए तो और बड़े कामयाब। फिर नुकसान कहां? कहीं नुकसान है? नहीं। तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की आज ये एक तारीख सितंबर 1 आपके दिल में, दिमाग में, जहन में अच्छी तरह पेबस्त हो जाना चाहिए कि एक जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी तमाम हमारे भारत के तमाम इंसानों को हक और इंसाफ दिलाने की है। जब इंसान कहा जाता है तो कोई जाति और मजहब की बाउंड्री नहीं रहती। हर एक इंसान जो मजलूम है, जिसके पास जो सुविधा होनी चाहिए वो नहीं मिली है, हर एक की जिम्मेदारी आपको दी जाती है। तो मैं अपनी बात को आखिर में यही खत्म करते